बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। और अपने लास्ट टॉपिक्स के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस को डीपली स्टडी किया, उसके मैकेनिज़्म को भी देखा। उसके मैकेनिज़्म में मौजूद दो स्टेजेस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, उनको भी हमने डिटेल के साथ स्टडी किया। अब हमने देखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल और लाइट का क्या रोल है। तो अगर हम लाइट की बात करें कि लाइट का क्या रोल है, तो हम ये जानते हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है तमाम प्लांट्स के लिए वो है सनलाइट। तो जितनी भी सनलाइट एक प्लांट के लीफ के ऊपर पड़ती है वो सारी की सारी लीफ नहीं लेता, बल्कि वो लीफ क्या करता है कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इस लीफ ने सिर्फ 1% लाइट जो है वो यूज़ करनी है और बाकी 99% लाइट जो है वो इसने रिफ्लेक्ट कर देनी होती है, वो वापस ट्रांसमिट कर देता है इन्वायरमेंट के अंदर। और यही जो 1% लाइट होती है, ये वाली सनलाइट, इसी को हम प्लांट्स जो हैं वो अपने केमिकल बॉन्ड के अंदर स्टोर कर लेते हैं और जिससे जो है वो एक हाई एनर्जी वाला बॉन्ड बन जाता है, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकता है। और वो हम फ्रूट्स के ज़रिए या वेजिटेबल्स के ज़रिए या जो दूसरे जानवर हैं वो उनके चारे को खाकर, मतलब कि उसके रूट स्टेम वगैरह को खाकर उनसे हासिल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि 1% लाइट जो है वो जस्ट यूज़ होती है। अब उसके बाद अगली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो लाइट होती है, लाइट में तो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ होती है। तो अब ये जो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ है, क्या वो सारी की सारी जो है वो एक ही तरह से फोटोसिंथेसिस में काम करती है? तो इसका आंसर है नहीं। ना तो ये इक्वली एब्जॉर्ब होते हैं और ये ना ही इक्वली इफ़ेक्टिव हैं। मतलब कि अगर हम बात करें इसी लाइट की, तो इसमें तो बहुत सारी वेवलेंथ हैं। इसमें रेड की भी है, इसमें ब्लू की भी है, इसके अलावा इसमें येलो लाइट भी है, इसमें जो है वो वायलेट भी है। तो बहुत सारी वेवलेंथ है इसके अंदर, ग्रीन भी है। तो अब क्या ये सारी की सारी इसके अंदर ऐसे ही एब्जॉर्ब होती हैं? तो आंसर है नहीं। सिर्फ ये वाली रेड एंड ब्लू लाइट, रेड एंड ब्लू लाइट जो है ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं और बाकी जो है वो कम एब्जॉर्ब होती हैं। और फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़्यादा रोल भी इन्हीं का है कि रेड और ब्लू लाइट ही फोटोसिंथेसिस के अंदर ज़्यादा जो है वो स्पीड लेके आते हैं और ज़्यादा यूज़ होते हैं, जबकि बाकी लाइट का इतना ख़ास असर नहीं होता। असर होता है उनका, लेकिन अगर हम उसको ब्लू और रेड के साथ कंपेयर करें तो वो असर कुछ ख़ास नहीं है। तो अब अगली बात कि लाइट का तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी लाइट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब ये लाइट को यूज़ कौन करता है, उसको इफ़ेक्टिव कौन बनाता है? उसको यूज़ करता है और उसको इफ़ेक्टिव बनाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो चीज़ है, वो प्रोटीन है जो कि इस लाइट को यूज़ करती है। लीफ के अंदर बहुत सारे टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल डिफरेंट किस्म के हैं, A है, B है, C है, D है। इसके अलावा कुछ कैरोटीनाइड्स होते हैं। दीज आर ऑल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट ही है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है कैरोटीनाइड वगैरह, और इसके अलावा क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये भी इन्हीं के पिगमेंट्स में आते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे मेन पिगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा पावरफुल है, वो है क्लोरोफिल A। क्लोरोफिल A हाईली इफ़ेक्टिव है, ये इसका मेन पिगमेंट है। और जो बाकी पिगमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। बाकी सिर्फ इमदादी पिगमेंट है, मतलब कि वो क्लोरोफिल A की मदद करने के लिए होते हैं, जिसमें हम कैरोटीनॉइड्स को उस कैटेगरी के अंदर रखते हैं और उसके साथ क्लोरोफिल B को हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि वो एक्सेसरी पिगमेंट है। अब ये मेन पिगमेंट्स और एक्सेसरी पिगमेंट्स, बोथ टाइप ऑफ पिगमेंट्स जो हैं वो ऐसे क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं एक ही जगह पे। अब इसमें कोई क्लोरोफिल ए है, कोई बी है, कोई
कैरोटीनॉइड है। आपके जहन में भी कुछ आया हो, कल वाले टॉपिक में लाइट और डार्क, कल नहीं परसों वाले टॉपिक में लाइट रिएक्शन में याद है हमने ऐसी एक जी स्कीम वाली डायग्राम ड्रा की थी। हमने उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रा किए थे, लेकिन हमने कहा था कि ये जस्ट क्लोरोफिल है, लेकिन अब हम उसी को स्टडी कर रहे हैं। वो जस्ट क्लोरोफिल नहीं था, वो एक क्लस्टर ऑफ पिगमेंट था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का। तो यानी कि ये क्या था, ये था क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कि जब फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स एक जगह पे क्लस्टर्स बना लें, मतलब कि गुच्छा बनाकर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोटोसिस्टम। दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिस्टम। ये फोटोसिस्टम कहलाता है। अब बस आखिरी चीज़ कि याद रखें कि जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं करता वो बी कर लेता है, और जो बी नहीं करता वो कैरोटीनॉइड कर लेता है। क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट को एट अ टाइम एब्जॉर्ब करना किसी एक चीज़ के बस का काम नहीं है, इसलिए ये सारे मिलजुल के काम करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा और हाईली इफेक्टिव लाइट ए के हिस्से में आती है, तो हम इसको मेन पिगमेंट कह देते हैं। बाकी जो है वो कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जब ये एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद भेजते दोबारा ए को ही हैं, क्योंकि ए ने ही फोटोसिंथेसिस को आगे कैरी आउट करना होता है। तो ये हमारा जस्ट रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट था। अब आगे जो एक छोटा सा टॉपिक हम मज़ीद आज डिस्कस करने वाले हैं वो है लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कोई रिएक्शन जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए, वो उसका लिमिटिंग फैक्टर होता है। जैसा कि फोटोसिंथेसिस 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पे, लाइट पे और टेम्परेचर पे। ये इसके लिमिटिंग फैक्टर है कि अगर इनमें कमी या ज़्यादती होती है तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस भी कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि लाइट की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलता है कि ज़्यादा लाइट होगी तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, और कम लाइट होगी तो कम फोटोसिंथेसिस होगी। और इन द सेम वे यही रिलेशन कुछ इसका टेम्परेचर के साथ है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मल टेम्परेचर इनको 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उससे टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो ऐसा ऐसा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो जाएगा, 35 to 40 से ऊपर होना शुरू हो जाएगा, तो उस केस में फोटोसिंथेसिस लो होना शुरू हो जाएगी। और आखिरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, तो वो भी डायरेक्ट रिलेशन में आ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम, वो ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका भी थोड़ा सा रिलेशन टेम्परेचर वाला है। जैसा कि टेम्परेचर था ना कि एक ख़ास हद तक टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास हद तक बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट्स अपनी हिफाजत के लिए अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो गए तो लीव के अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचता, जिस वजह से मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर नहीं आ पाती, और जो फोटोसिंथेसिस होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड है, और जो फोटोसिंथेसिस होती है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ना मिलने की वजह से वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अब इसमें एक MCQs भी है, वो ये है कि अगर हम बात कर रहे थे लाइट और टेम्परेचर की, अगर लाइट और टेम्परेचर को कंपेयर किया जाए तो किसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, तो याद रखें लाइट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है टेम्परेचर की निस्बत। यानी कि अगर आप एक प्लांट लें, आप उस प्लांट को जो है वो कह लें कि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रखें, टेम्परेचर नॉर्मल दें, लेकिन लाइट कम या ज़्यादा करें तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस बुरी तरह मुतासर होगी। लेकिन अगर आप उसको अच्छी लाइट में रखें लेकिन टेम्परेचर ये कम या ज़्यादा करें तो आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस कोई इतनी बुरी तरह मुतासर नहीं हो रही, बस थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब कि लाइट और टेम्परेचर को कंपेयर किया जाए तो जो लाइट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, वो ज़्यादा बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अपने अगले लेक्चर में हम रिस्पायरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि इसी चैप्टर के हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।